24% से 47% यानी 24 to 47% जो प्री मेच्योर बेबीज पैदा होते हैं उनमें से 24 to 47% लोगों को आरओपी यानी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी जो है वो डिजीज हो सकती। तो अब ये डिजीज होती क्यों है? तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे जैसे बच्चा माँ के पेट में बड़ा हो रहा होता है तो जो आँख का पर्दा है उसकी वेसल्स, उसकी जो रक्त वाहिका हैं वो भी फॉर्मेशन जो है वो अपना करती हैं। तो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि 8 महीने तक फॉर्मेशन हो चुकी होती है और जो लास्ट पार्ट है वो 9वें महीने में उसका वो जो है पूरा हो रहा होता है। लेकिन अगर उससे पहले ही बच्चा पैदा हो जाए तो इसकी कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होती और कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से जो नॉर्मल रेटिना जिसका डेवलपमेंट जिस तरह से होना था वो नहीं हो पाता और दिस लीड्स टू एबनॉर्मल रेटिना डेवलपमेंट जिसकी वजह से रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी हो सकती है। तो अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं कि आखिर किस केसेस में और कब ऐसा जो है वो होता है। तो जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्री टर्म बर्थ यानी 9 महीने पहले, 9 महीने पूरे होने से पहले ही अगर बच्चा पैदा हो जाए। फिर एक सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉज है कि अगर बच्चे को ऑक्सीजन दी जाए विदाउट एनी गाइडेंस, मतलब बहुत बार होता है, आपने देखा होगा कि बच्चे को इंक्यूबेटर और उन सब में रखने की जरूरत पड़ती है। तो आजकल के पीडियाट्रिशियंस और गायनेकोलॉजिस्ट इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि जितना हम ऑक्सीजन दे रहे हैं बच्चे को वो सारा टाइटर्ड हो, एक पर्टिकुलर मात्रा में हो। पर अगर इसका जो ऑक्सीजन का एक्सपोजर है अगर वो बहुत ज्यादा हो, बच्चे को इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो, तो उससे भी इसका डेवलपमेंट हो सकता है। या फिर कोई ऐसा बच्चा जिसको कुछ और डिजीजेस हो, जैसे कि सांस लेने में कोई और तरह की दिक्कत हो, या फिर ऐसा बच्चा जिसका प्रॉपर वेट जो है वो गेन ना हुआ हो। यानी जैसे कि नॉर्मली हमने देखा है कि 2.5 से 3 किलो का बच्चा जो है वो पैदा होना चाहिए, पर अगर वो अपना जो उसका वेट है, जितने वेट में वो पैदा होना चाहिए था उससे कम वेट में अगर वो पैदा हो रहा है, या फिर पैदा होते ही बच्चे को किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून की जरूरत पड़े, तो ऐसे केसेस में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी का रिस्क जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब हर एक बच्चा जो पैदा होता है तो उसकी स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। तो आखिर किस बच्चे का हमें स्क्रीन करने की जरूरत है, किस बच्चे को आंखों के डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, ये रूल आउट करने के लिए कि उसको ये बीमारी तो नहीं है। तो जैसे कि सबसे पहले कि अगर कोई 34 हफ्ते से पहले या 34वें हफ्ते में अगर कोई पैदा हो गया, यानी प्री मेच्योर बेबी पूरे अपने 9 महीने कंप्लीट किए बिना अगर वो पैदा हो गया, या फिर उसका वेट जो है वो 2 किलोग्राम से कम का है, तो या फिर उसे लंबे टाइम तक ऑक्सीजन जो है वो दी गई है इंक्यूबेटर या फिर किसी और माध्यम से। और सबसे जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है वो इसमें आपके पीडियाट्रिशियन जो है वो लेते हैं। यानी आपके पीडियाट्रिशियन जो है वो डिसाइड करेंगे, अगर उन्हें लगता है कि आपको अपने बच्चों की आंखों की स्क्रीनिंग करानी चाहिए किसी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से, तो उसको आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है और अपने बच्चे की स्क्रीनिंग जो है वो करानी है। तो ऐसा क्यों कि अगर हम स्क्रीनिंग ना कराएं तो क्या होगा? तो ये जो आरओपी डिजीज है, इससे क्या होता है कि जैसे पर्दे में नॉर्मल वेसल्स जो नहीं बन पाई, तो अब पर्दा क्या कोशिश करता है अपनी सप्लाई पूरी करने के लिए कुछ अबनॉर्मल वेसल्स जो हैं उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और ये अबनॉर्मल वेसल्स ऐसी होती हैं जो कि पर्दे पे खिंचाव डालती हैं, और पर्दे पे खिंचाव डालने की वजह से कभी कभी ये पर्दे को अपने साथ खींच भी लेती हैं। रेटिनल डिटैचमेंट जो कि आपने सुना होगा नॉर्मली बड़े लोगों में कि रेटिनल डिटैचमेंट हुआ, उसकी सर्जरी हुई, तो इस डिजीज की वजह से स्टेज वहां तक पहुंच सकती है। और जो इस डिजीज की सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि एक छोटा बच्चा आपको ये नहीं बता सकता कि उसको कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और बाहर से उसकी आग जो है वो 100% नॉर्मल नजर आती है। जब तक कि हम उसका पर्दा ना देखें तब तक हम नहीं बता सकते कि उसमें ये डिजीज है या नहीं है। तो इसलिए इन तरह के बच्चे जो कि टाइम से पहले पैदा हुए या फिर जिनका वेट कम है, उनके लिए इस स्क्रीनिंग के मायने जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब अगला सवाल ये है कि इसकी स्क्रीनिंग कब होनी चाहिए? क्या बच्चा पैदा होते ही उसी दिन स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए? ऐसा नहीं है। इसकी स्क्रीनिंग जो है एक जो है स्लोगन है जो कि एलवी प्रसाद इंस्टीट्यूट से अभी आया है। तो वो स्लोगन है 30 दिन रोशनी के। जैसे आपने सुना होगा पोलियो का कि 2 बूंद जिंदगी की, तो उसी तरह से एक स्लोगन है 30 दिन रोशनी के। यानी ऐसे जो बेबीज हैं जो कि प्री मेच्योर या लो बर्थ वेट के हैं, तो 30 दिन के अंदर अंदर उनका जो है एक आई चेकअप होना चाहिए, जिससे कि इस डिजीज को हम रूल आउट कर सकें।
तो बेसिकली ये जो चेकअप है ये 25 से लेके 30 दिन तक का जब बच्चा होता है उस टाइम पे ये आइडियल टाइम है बच्चे को चेक करने का। पर इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज हमें ये याद रखनी है कि अगर बच्चा 28 हफ्ते से पहले भी पैदा हो गया है तो वो इसमें जो चेकअप है वो 20 दिन के आसपास ही हमें करना होगा, क्योंकि अगर हम सही टाइम पे इसका चेकअप नहीं करते हैं और अगर रेटिना डिटैच हो जाता है तो उसमें विजन के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो आरओपी डिजीज है इसकी 5 स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 टू स्टेज 5। तो जहाँ पे एक दिक्कत आनी शुरू होती है तो वो स्टेज 3 है, जहाँ से हमें इसके बारे में सीरियसली प्रिकॉशंस लेने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पे ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो ट्रीटमेंट है वो इसमें मेनली 3 तरह का ट्रीटमेंट है जो कि हम करते हैं। एक होता है लेज़र ट्रीटमेंट। तो अगर आपका जो बच्चा है वो आपको आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बताते हैं कि स्टेज 3 में है और उसमें लेज़र की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है, कुछ स्टेज 3 के पार्ट ऐसे भी हैं जिसमें बिना लेज़र के और खाली ऑब्जर्वेशन के भी हम रखते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेज 3 में स्पेशली अगर उसमें प्लस डिजीज़ है, तो प्लस डिजीज़ यानी जो ये बीमारी है वो बहुत एग्रेसिव और बहुत ही घातक रूप में है अगर, तो जिसे हम एपीआरओपी भी बोलते हैं, यानी एग्रेसिव रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी। तो ऐसे केसेस में लेजर की जरूरत पड़ती है। कभी कभी खाली लेजर से ये सबसाइड नहीं होती है तो आंख में जो इंजेक्शन होते हैं स्पेशल वो लगाने पड़ते हैं। और अगर ये स्टेज 4 या 5 में चली जाए जहाँ पे कि रेटिना पूरा का पूरा डिटैच हो जाता है, तो वहां पे बच्चों की रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी तक भी हमें करनी पड़ सकती है। तो आरओपी का महत्व इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको नहीं पता लगेगा, बच्चे को नहीं पता लगेगा। अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो जैसे जैसे बच्चा आगे बड़ा होगा और अगर ये डिजीज थी और उसकी वजह से रोशनी जा चुकी है तो आपको इसका अंदाजा जो है वो बहुत लेट जाके होगा और उसको आप रिवर्स या फिर उसको नॉर्मलाइज और विजन बचाने का काम जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मली होता क्या है कि जब आपके पीडियाट्रिशियन आपको इसके लिए एडवाइस करते हैं तभी आपको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास जो है वो आना होता है। अगर आपका बच्चा प्रीमेच्योर पैदा हुआ है तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से इसके बारे में पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं कि क्या हमारे बच्चे को इसकी ज़रूरत है या नहीं है स्क्रीनिंग की। और जब एक बार आपका पीडियाट्रिशियन आपके एडवाइस करते हैं तो आपको ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास आके, यानी एक आई डॉक्टर, रेटिना सर्जन्स जो हैं उनके पास आके, तो जो रेटिना सर्जन होते हैं वो क्या करते हैं कि प्यूपिल को डायलेट करके, जो कि नॉर्मल डायलेटिंग ड्रॉप्स हैं, जैसे आप में से कुछ लोगों ने कभी अपनी आई चेकअप या रेटिना चेकअप कराया होगा, तो उसी तरह की ड्रॉप्स जिनका कंसेंट्रेशन थोड़ा सा कम होता है, उन ड्रॉप से प्यूपिल को डायलेट करके और फिर अंधेरे कमरे में हम बच्चे को एग्जामिन करते हैं। तो एग्जामिनेशन से पहले हम बच्चे की आंख में जो है एनेस्थेटिक ड्रॉप्स भी डालते हैं जिससे कि बच्चों की आंखें सुन हो जाती हैं और बच्चे को कोई दर्द या फिर इसका पता नहीं लगता है। लेकिन इसमें आंख को खोलने के लिए एक स्पेकुलम लगाना पड़ता है जिससे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है और साथ में लाइट से हम इसको देखते हैं। तो बच्चे को उसकी वजह से, बच्चा जो है जब उसका एग्जामिनेशन हो रहा है तो बच्चा रोता है लेकिन बच्चे को कोई दर्द नहीं होता। तो इसलिए आपको उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है कि आपका बच्चा पेन में है जब कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो रहा है। और जब ये एग्जामिनेशन हो जाता है फिर आपका ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक जो है स्टेज आपके बच्चे की जो रेटिना की अगर प्रीमेच्योरिटी डिजीज है तो वो आपको बताता है और उस स्टेज के हिसाब से आपके फॉलो अप विजिट्स जो हैं वो बताए जाते हैं। कभी कभी आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एक टर्म दे देते हैं इमेच्योर रेटिना, यानी आरओपी नहीं है पर रेटिना अभी पूरा फॉर्म नहीं हुआ है। तो इमेच्योर रेटिना जो है वो डिजीज का पार्ट नहीं है, वो ये है कि अभी डेवलपमेंट चल रहा है और पर कोई खतरे की बात नहीं है। और इन केसेस में नॉर्मली वो आपको 1 महीने में या 3 हफ्तों में दोबारा से बुलाएंगे, तब आपको वापस जाना है, दिखाना है। पर जैसे कि स्टेज 2 में है बच्चा या फिर स्टेज 3 में है और अगर आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नहीं हम 1 हफ्ते में ही दोबारा से देखेंगे बच्चे को, तो आपको ये याद रखना है कि आपको इसमें डिले नहीं करना है। जैसे आपके ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको बता रहे हैं उसी हिसाब से आपको जो है इसमें वापस उनके पास जाना है फॉलो अप के लिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉलो अप यही है कि जो डिजीज मान लीजिए आज की डेट में वो स्टेज 2 में है, तो हो सकता है कि वो अगले 1 हफ्ते में स्टेज 3 में चली जाए जहाँ पे कि हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़े। स्टेज 1 में कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, पर स्टेज 3 में है
तो इसके लिए ये जो फॉलोअप की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आरओपी जो है वो एक साइट थ्रेटनिंग, यानी आप नज़र जो है बच्चे की उससे जा सकती है। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखना है वो ये कि आपको अपने जानकारी में, अपनी किसी रिश्तेदारी में अगर कोई भी प्रीमेच्योर बेबी पैदा होता है तो उसको इस डिजीज से आपको अवगत कराना है, उनको बताना है कि इस तरह की डिजीज हो सकती है, तो वो अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करें। और अगर पीडियाट्रिशियन आपको एडवाइस कर रहा है तो उसके बाद फिर जो है आप अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो दृष्टि आई इंस्टीट्यूट में हम आरओपी स्क्रीनिंग जो है वो करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हर एक इंस्टीट्यूट या फिर हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है और रेटिना स्पेशलिस्ट ही इसको करते हैं। तो दृष्टि आई इंस्टीट्यूट में हम इसको करते हुए आ रहे हैं बहुत सालों से, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका हमने लेजर किया है और उसके बाद उनका विजन जो है वो बचाया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो है वो जागरूक रहना है इस डिजीज के लिए, क्योंकि बच्चा आपको नहीं बता पाएगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको जो है अपने बच्चे की स्क्रीनिंग जो है वो टाइम पे करानी है। तो इस चीज को एंड करने से पहले एक बार मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस चीज के लिए एक स्लोगन है जो कि आपको दिमाग में रखना है और उसको फैलाना है: 30 दिन रोशनी के। यानी प्री मेच्योर बेबी को 30 दिन में आपको अपने ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट से दिखाना है। 30 दिन रोशनी के। अगर आप चाहें इसके बारे में और कुछ जानना चाहें तो आज हम क्वेश्चंस भी लेंगे। मैं और डॉक्टर श्वेता इसके बारे में आपको और बताएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। और साथ में कोई और जो रेटिना डिजीजेस हैं या फिर कुछ और भी आई रिलेटेड डिजीजेस हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लस आजकल क्योंकि कोरोना चल रहा है तो उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर हम आपको जो सॉल्यूशंस हैं वो टेली मेडिसिन के उस पर ही अगर हम दे सकें तो हम जो है आपको टेली मेडिसिन के माध्यम से भी आपका जो है इलाज वो कर रहे हैं। तो आप दृष्टि आई इंस्टीट्यूट देहरादून के फेसबुक पेज पे या उनकी वेबसाइट पे टेली कम्युनिकेशन या टेली अपॉइंटमेंट के लिए जो है आप बात कर सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है आरओपी, तो उसके लिए जो भी क्वेश्चंस हैं और जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो वो हम आंसर करेंगे। थैंक यू। Thank you, Dr. Shrey, for a very easy to understand session on a very difficult and broad topic. ये आपने काफी सरलता से एक्सप्लेन किया, बहुत लोगों को समझ में आया होगा। तो we are waiting for questions now. I think once we have questions, I can post them to you. Yeah, so yeah, till we have questions, so there is a small video that I will like to show you people, जिससे कि आपको एक रफ आइडिया मिलेगा कि हम कैसे रेटिना का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होता है। तो जब तक क्वेश्चन आता है तब तक हम जो है इस वीडियो को देख सकते हैं।
I think there is some error on screen sharing. So in the meantime, we'll start taking questions. Right, Dr. Shweta. Okay. So one patient has posted a question. Hi, my son had his screening done in 2009. Laser was also done. Now he is having patching, and now he is patching, and now he is 11 years old. I want to know at what age the patching is beneficial. Up to what age the patching is beneficial? तो जो पैचिंग है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो पैचिंग बेसिकली एम्ब्लायोपिया नाम की एक डिजीज है जिसके लिए हम जो है पैचिंग करते हैं। तो होता क्या है कि जब एक आंख जो है वो ज़्यादा अच्छा देख पाती है और दूसरी आंख में जो है विजन कम होता है, तो हम तो ब्रेन की जो है धीरे धीरे ये आदत पड़ जाती है कि जिस आंख से वो ज़्यादा बेटर देख रहा है उसी आंख का यूज़ करता है और दूसरी आंख का यूज़ करना जो है वो बंद कर देता है। तो पैचिंग से हम क्या करते हैं कि हम फोर्स करते हैं ब्रेन को कि जो अच्छी आंख है उसको हम बीच बीच में बंद करके ब्रेन को फोर्स करते हैं कि वो दूसरी आंख का जो यूज है उसको अच्छा करना शुरू करे। तो उसके लिए पैचिंग करी जाती है। पैचिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि वो जितना अर्ली करा जा रहा है उसका जो आउटकम है वो उतना बेटर आता है। पर ये देखा गया है कि टिल 14 और 15 ईयर्स ऑफ एज अगर हम पैचिंग कर रहे हैं तो उसका आउटकम थोड़ा बहुत आ सकता है। पर इट इज बेटर कि जितना छोटा है बच्चा, अगर हम पैचिंग उसमें कर रहे हैं स्पेशली लाइक 9 और 10 ईयर ओल्ड या फिर उससे भी कम है, तो उसका जो आउटकम है वो बेस्ट आता है। तो इसलिए पैचिंग शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल इन केस अगर दोनों आंखों का विजन जो है वो बहुत डिफरेंट है। राइट। सो डॉक्टर श्रेय, कैन यू प्लीज आप थोड़े कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बता सकते हो क्या, आरओपी के कॉम्प्लिकेशंस तो या कॉन्सिक्वेंसेस? तो आरओपी जो है एक ऐसी डिजीज है जिसका सबसे जो बड़ा कॉन्सिक्वेंस है वो है रेटिनल डिटैचमेंट। यानी अगर आपने उस डिजीज को बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना स्क्रीनिंग के ऐसे ही छोड़ दिया तो पूरा रेटिना यानी आपका पर्दा जो है वो अपनी जगह से उखड़ सकता है। और अगर पर्दा अपनी जगह से उखड़ गया तो उसके बाद विजन जो है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है, वो वापस उस लेवल पे नहीं आ पाता। फिर एक जो इसका कॉम्प्लिकेशन है वो है विट्रियस हेमरेज, जो कि हो सकता है यानी जो आँख की जेली होती है तो उसमें खून आ सकता है काफ़ी सारा, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। उसके बाद साथ में ये है कि अगर आरओपी की वजह से एक आँख का या विजन जो है अगर वो खराब हो चुका है तो स्क्विंट जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हो सकती हैं। और बहुत सारे आरओपी, मोस्टली आरओपी के बेबीज में जो है ये भी देखा गया है कि ट्रीटमेंट के बाद बाद में जो है उनमें मायोपिया यानी चश्मा जो है उसकी जरूरत मोस्टली आरओपी के बेबीज जो हैं उनको पड़ती है। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉम्प्लिकेशन है वो है साइट थ्रेटनिंग, तो उसका हमें ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए आरओपी स्क्रीनिंग जो है वो भी जरूरी है। जी। और एक सवाल है कि व्हाट कॉजेज आरओपी? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो उसका जो डेवलपमेंट है वो वेसल्स का चलता रहता है, आंखों के पर्दे का डेवलपमेंट चलता रहता है। और जब बच्चा पूरा जो उसका टाइम है 9 महीने का, जब वो कंप्लीट करता है तभी वो डेवलपमेंट पूरा होता है। पर आजकल क्या हो गया है कि जो प्रीमेच्योर बेबीज हैं या फिर जो अच्छी तरह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे इन यूट्रो यानी माँ के पेट के अंदर, तो हम उनकी जल्दी डिलीवरी करा के उनको इंक्यूबेटर में रख के उनको सर्वाइव तो हम कर देते हैं, लेकिन जो उनका डेवलपमेंट जो माँ के पेट में सही हो सकता था वो चीज नहीं हो पाती है। और अब एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी जो एनवायरनमेंट से उनका जो है मतलब जो एनवायरनमेंट के साथ उनका कांटेक्ट हो गया, प्लस इंक्यूबेटर में रखा था तो उसकी वजह से जो ऑक्सीजन सप्लाई देनी पड़ी, तो इन सब की वजह से जो डेवलपमेंट जो नॉर्मली होना था वो नहीं हो पाया। और जब वेसल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ तो रेटिना को पूरी जो आपका पोषण मिलना था वो नहीं मिला, तो उसकी वजह से वो एबनॉर्मल वेसल्स जो हैं वो बनाना शुरू करता है। और इन एबनॉर्मल वेसल्स की वजह से जो है रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो शुरू होती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो प्री मेच्योर जो है यानी जो डेवलपमेंट अंदर होना था माँ के अंदर वो नहीं हो पाया है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज है इसका। जी। और एक सवाल है, हाउ कैन आरओपी बी प्रिवेंटेड?
आरओपी कैन बी प्रिवेंटेड अगर हम जो माँ है अगर वो सही टाइम पे बच्चे को मतलब बच्चा जो है वो सही टाइम पे पैदा होता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब जो भी गर्भवती हैं जो भी कंसीव जिन्होंने किया हुआ है, तो वो अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान इन द सेंस कि न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो अपना अच्छा रखें। अगर अनीमिक ना हो, यानी खून की कमी जो है उनमें वो ना हो। उसके बाद जो भी उनके गायनोकोलॉजिस्ट उनको हिदायत देते हैं वो सारी वो लें। तो वो जो है क्या करता है कि प्री मेच्योर बर्थ जो है उसका रेट कम करता है, और प्री मेच्योर बर्थ का रेट कम होता है तो आरओपी जो है उससे आप बचाव कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसा तरीका नहीं है। और सेकंड इंपॉर्टेंट ये है कि वो आजकल सारे पीडियाट्रिशियंस नॉर्मली फॉलो करते हैं कि जो ऑक्सीजन सप्लाई बच्चे को दी जाती है, तो वो एक टाइट्रेटेड वे में या फिर एक प्रॉपर वे में दी जाती है, जिससे कि ओवर एक्सपोजर जो है वो ऑक्सीजन का ना हो। तो इन्हीं दो चीजों से हम बेसिकली प्रिवेंट कर सकते हैं आरओपी का फॉर्मेशन। Yes, so the role of the neonatologist is also very important, and in timely referral and इस चीज में भी कि वो ऑक्सीजन कितना दे और कैसे दे। नियोनेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है एनआईसीयू के एडमिशन के दौरान। और एक सवाल है, आई थिंक यू हैव कवर्ड इट ऑलरेडी, till what age can amblyopia be treated? तो एम्ब्लायोपिया जैसे कि बताया कि 10 एंड 11 इज अ वेरी गुड एज जहाँ तक कि हम आई पैचिंग और उसको हम कर सकते हैं। तो एम्ब्लायोपिया इज समथिंग, मतलब मैं एक बार से और आपको समझाता हूँ कि हमारी जो दोनों आंखें हैं वो एक अलग अलग इमेज बनाती हैं, जो कि कंबाइन होकर ब्रेन में एक इमेज फॉर्म करती है, एक 3D इमेज। अगर जैसे आपने कभी घर पे देखा हो कि आप एक आंख को बंद करेंगे तो इमेज एक जगह लगेगी, दूसरी आंख बंद करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट दूसरी जगह लगेगा। ये कंबाइन होकर एक 3D इमेज बनाते हैं। तो जब एक आंख सही है और दूसरी आंख खराब है तो ब्रेन इग्नोर करना शुरू करता है खराब आंख को। तो जितना ये इग्नोरेंस बढ़ता चला जाता है ब्रेन का, उतना ही ब्रेन को वापस लाना मुश्किल है। तो जितनी छोटी एज में हम ब्रेन को वापस फोर्स कर सकें कि वो खराब आंख से भी देखना शुरू करे। और इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपके बच्चे को चश्मा है एक आंख में नहीं है, तो उसे चश्मा लगाना इम्पॉर्टेंट है। तभी जो है ब्रेन उससे धीरे धीरे देखना शुरू करेगा और विजन का इम्प्रूवमेंट जो है वो। Okay. So we'll wait for a few more questions. Can you try sharing the screen till then for the video? I'm trying to do that, but I'm still not able to get it. Okay. तब तक यही इम्पोर्टेंट है कि बेसिकली आरओपी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अवेयरनेस है। तो हर किसी को उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अपने पीडियाट्रिशियन से इसके बारे में पूछना ज़रूरी है। जो भी गर्भवती महिलाएं उनको अपना ध्यान रखना ज़रूरी है, जिससे कि बच्चा जो है वो फुल टर्म पूरा कर सके अपनी माँ की कोख में। तो यही कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो पेरेंट्स हैं जिनको किसी पीडियाट्रिशियन ने या नियोनेटोलॉजिस्ट ने बोला है कि आप अपनी स्क्रीनिंग कराओ, तो इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन, यू शुड नॉट वेट। मतलब स्पेशली आजकल जब लॉकडाउन्स हैं और कोरोना का टाइम चल रहा है, तो अगर आपको पीडियाट्रिशियन बोल रहा है कि दिखाना है, तो जैसे मैंने बताया कि 30 दिन रोशनी के, तो 20 से 30 दिन के अंदर पैदा होने के बाद आप दिखाइए, उसमें डिले मत करिए, क्योंकि एक इमरजेंसी डिजीज है। जी, so I think we can wait for some more questions, or Yeah, I think we can wait if anybody wants to ask. yeah. People have found the session very informative amongst other comments. Okay. थैंक यू। बाकी अगर कोई भी आपको इस चीज से रिलेटेड कोई वो है, तो आप बाद में भी क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर दोस। एंड एक बार दोबारा से आई विल जस्ट ट्राई टू रिमाइंड कि स्क्रीनिंग क्राइटेरियाज, यानी किसकी स्क्रीनिंग होनी है, वो यही है कि जो भी 34 हफ्ते से पहले पैदा हुआ है, 2 किलो से कम का बच्चा है, या फिर जिसको एक्सेस मात्रा में प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ऑक्सीजन या फिर
कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर जरूरत पड़ी है। लेकिन ये याद रखना है कि आपको हर बच्चे को ऐसे नहीं है कि ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट के पास लाने की जरूरत है। आपके पीडियाट्रिशियन आपको जैसे एडवाइस कर रहे हैं वैसा ही आपको करना है। वो जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। So I think, Dr. Shri, you can conclude with your note on teleconsultation available at Drishti. Yeah, so as Dr. Shweta told you, so and I also told you before, we have teleconsultation that is available, or anything if you feel like you cannot come, and there are some diseases that we can actually tell you about on the telemedicine itself. So it's a safe way to do that, and you can contact the front office of Drishti, or you can see the telemedicine number, the Facebook or the Drishti website, and you will get an appointment. And if we can, then we will try to treat you from the safe boundaries of your home itself. So hopefully stay safe, और social distancing और mask जैसे नियमों का पालन करते रहें, and be safe, stay healthy. Thank you. Thank you, Dr. Shri. Thank you, Dr. Shweta. Thank you. Yeah.